नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाना शांडिल्या। खबर की शुरुआत करेंगे इस बीच बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, जहां एनसीआर में एक बार फिर से पीएनजी के दाम बढ़े हैं। पीएनजी के दाम आपको बता दें कि 4.25 रुपए बढ़े हैं। वहीं 15 दिनों के अंतर में तीसरी बार कीमतें बढ़ी हैं। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता की जेब पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एनसीआर में पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है, 4.25 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 15 दिनों के अंतर में यह तीसरी बार ऐसा हुआ है जब पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एनसीआर में पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 4.25 की बढ़ोतरी पीएनजी में हुई है। 15 दिनों के अंदर यह तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आम जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एनसीआर में पीएनजी के दाम में 4.25 की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको कि 15 दिनों के अंतराल में एक बार फिर से पीएनजी के दाम बढ़े हैं, जहां आम लोगों के लिए बेहद ही आम जनता की जेब पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे रुख कर लेंगे खबरों की ओर। जननायक जनता पार्टी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग निरंतर पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने जेजेपी के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ के साथ जुड़ने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारी पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विश्वास दिलाया कि जेजेपी ने हमेशा कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के हितों का ध्यान रखा है और इसके लिए कल्याण के लिए वो निरंतर ही कोशिश करते रहेंगे। का जो कर्मचारी यूनियन है, रमेश शोकन जी उनके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलकर के उनकी जो यूनियन है, उस यूनियन का जेकेएमएस के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, आश्वासन दिया है। और कम से कम 100-110 लोग सारे हरियाणा भर से, हर जिले से अलग अलग आकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी की पूरी यूनियन आप लोगों के साथ मिलकर के जेकेएमएस में काम करेंगे। जननायक कर्मचारी मजदूर संघ एक हिस्सा है। जो जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का मुख्य कार्य मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों या फिर सरकारी कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर के या उनकी समस्याओं को लेकर या किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, उसको सोच को लेकर के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का गठन हुआ था। उसी की शुरुआत को लेकर के आज रोडवेज विभाग से एफिलेटेड हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ को आज संबंधित की सदस्यता दी गई है। और हमारा यही आगे आने वाले समय में यही टारगेट है कि हम कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जहां जननायक कर्मचारी मजदूर संघ से संबंधित हमारी यूनियन उस विभाग में ना हो। उसके तहत हमारी आंगनबाड़ी से हो, चाहे बिजली बोर्ड से हो, चौकीदार यूनियन से हो या फिर अध्यापकों में हो, जितने भी बड़े सेक्टर में काम विभाग हैं उसमें हमारी, या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस भी जहाँ इंडस्ट्रीज में 500 से ज़्यादा की सदस्यता कर्मचारी वर्कर काम करते हैं। हमारी ओर से हो पाए जितने आपके राइट्स के लिए। कांग्रेस गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जो वादे और दावे किए गए थे वे धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका असर न केवल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि आम जनता की जेब पर भी नजर आने लगा है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे पर सवाल पूछे जाने पर विवेक बंसल ने चुप्पी साध ली। जिस तरीके से महंगाई आसमान को छू रही है, आपने अभी पढ़ा, मैं तो बड़ा अचंभित हो गया। जिस तरीके से खुदरा जो सामान है, जो चीजें, उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुद्रास्फीति जो है वो जो 6 जो वित्त मंत्री ने कहा था 6 तक हम सीमित रखेंगे, वो 6.9 हो गई है खुदरा व्यापार की कीमतों की, जो सामान की है। और आपको अचंभा होगा कि नींबू आज 250 रुपये किलो हो रहा है और उत्तर प्रदेश में
नींबू को लेकर ही चोरी हुई है। हाँ, ये हेडलाइन फ्रंट पेज न्यूज है, आज के अखबार में फ्रंट पेज न्यूज है। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि आज इन सब का जवाब नहीं है सरकार के पास। कभी कोविड का बहाना ले लेते हैं, कभी रशिया यूक्रेन वॉर का ले लेते हैं। वहीं महंगाई को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने महंगाई को लेकर खुलकर हल्ला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए। साथ ही सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे की अफवाह को उन्होंने सोशल मीडिया की उपज बताया। अशोक अरोड़ा महंगाई को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोले हैं। वही बता दें आपको कि अशोक अरोड़ा ने सरकार को घेरते हुए महंगाई पर उन्होंने सरकार से सवाल उठाए हैं। खबर कनीरा से है, जहां दक्षिणी रेंज के आईजीएम रवि किरण ने रिबन काटकर सिटी थाना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही थाना परिसर में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। बता दें कि दक्षिणी रेंज के आईजीएम रवि किरण के कनीना पहुंचने पर लोगों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कनीना थाने के अंतर्गत कस्बा सहित 51 गांव आते थे, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं अब कनीना कस्बे में सदर और सिटी थाना अलग अलग होने के बाद क्षेत्र का दायरा 2 भागों में बंट गया है, जिससे कर्मचारी को कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पूरा अपराध पर पुलिस अंकुश लगाएगा और मैं मानता हूँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नफरी का थोड़ा कमी है, वो जल्दी हमने पूरा किया जाएगा। और मैं जनता से सहयोग मांगता हूँ, इनका अपराध को अंकुश लगाने के लिए पुलिस के साथ कोऑपरेशन करेगा और पुलिस को मदद करेगा। के अनुसार आज हमें कनीना कस्बा है, जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है, यहाँ पर क्राइम का जो ग्राफ है वो भी एक अलग लेवल का होता जा रहा है। जो क्राइम था, वो पहले जो क्राइम था वो रूरल, एक टिपिकल रूरल क्षेत्र में जैसा होता है वैसा था, परंतु आज समय के साथ जो क्राइम है वो अर्बन एरिया का क्राइम भी आया है। तो उसमें हमें एक नए पुलिस थाने की ज़रूरत महसूस हुई और इसी के बारे में हम इसके लिए काफ़ी समय से प्रयासरत रहे थे। तो आज ये हमारे प्रयास जो है वो फलीभूत हुए और आज हमें पुलिस थाने की सैंक्शन मिली और माननीय आईजी साहब द्वारा इसका आज शुभारंभ किया गया। वहीं कैथल के नागरिक अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल में पिछले 1 महीने से सीबीसी यानी कन्पलिप्ट ब्लड जांच करवाने वाली मशीन खराब पड़ी है। वहीं विभाग मशीन को ठीक करवाने की बजाय मरीजों की सीबीसी जांच करवाए बिना ही काम चला रहा है। इतना ही नहीं, टेस्ट बंद होने से फिजिशियन ने मरीजों को सलाह तक देना बंद कर दिया है। वो भी सिर्फ हेमोग्लोबिन लिख देते हैं ताकि मरीजों को जांच के लिए बाहर ना भटकना पड़े। उसके बाद अंदाजे से लक्षणों के आधार पर ही दवाइयां लिखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। देखिए विपिन जी, जो आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाई है, सीबीसी मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब है। इससे क्या है कि आम जनों पे भी बोझ पड़ता है, उनको बाहर से टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो इसको लेके अभी सीएमओ साहब से बात करूंगा मैं और इसको ठीक कराया जाएगा। अगर कोई अप्रूवल की जरूरत होगी तो हेडक्वार्टर से भी बात करके हम इसका समाधान करेंगे। नहीं, सीबीसी की मशीन की प्रॉब्लम आई है, पिछले दिनों प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसकी जगह वो मैनुअल बैकअप दे गए थे। और इसमें जो टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, वो हमारे एलटीज मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन मेरी अभी भी बात हुई है, मेल भी हो गया है, वो होपफुली आज या कल में ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये रहता है कि समय बचता है। अदरवाइज जो टेस्ट है वो मैनुअल हो रहा है। तो बिना रिपोर्ट, बिना टेस्टिंग के डॉक्टर दवाई भी दे रहे थे? नहीं, टेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट करने होते हैं वो 2 तरीकों से होते हैं, एक मशीन के थ्रू, एक मैनुअल तरीके से। तो मैनुअल तरीके में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे एलटीज मैनुअल तरीके से करके जिसको प्लेटलेट टेस्ट की जरूरत है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्ट बंद हुआ है।
कुरुक्षेत्र के शाहबाद के शुगर मिल के मृतक कर्मचारियों के परिजनों ने शुगर मिल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें आपको कि धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो हमें गुमराह कर रहे हैं। बता दें आपको कि साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि या तो हक दो या खुदकुशी की अनुमति दो। वहीं प्रदर्शनकारियों अपने हक के लिए स्थानीय विधायक के पास भी गुहार लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे नेता ने कहा कि शुगर मिल में 2 साल पहले मृतकों के परिजनों के साथ शोषण हो रहा था। वो शासन प्रशासन के समक्ष बात रखी गई थी, लेकिन पोल खोलने के बाद भी शासन और प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर कदम उठाया होता तो परिवार के लोगों को धरने पर बैठने की नौबत नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ कहा कि डेथ केस में परिजनों के लिए 13 पोस्टें खाली पड़ी है, जबकि कुल पेंडिंग केस 7 है। कुरुक्षेत्र में धरने पर बैठे मृतक के परिजनों, बता दें कि परिजनों का आरोप है प्रशासन पर आरोप है कि आज तक उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस बीच मृतक के परिजन पास के विधायक के पास भी पहुंचे अपनी अर्जी को लेकर, और साथ ही प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाया है। इंद्री हल्के के गांव कमालपुर में जश हत्याकांड में आरोपी चाची अंजलि को इंद्री कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे फिर से 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बता दें आपको कि मामले में पुलिस का कहना है कि हमारी तरफ से कार्रवाई में किसी प्रकार की ढील नहीं छोड़ी जा रही है। हम ठीक ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं और आज भी अंजलि को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंजलि से बैग, मोबाइल चार्जर की लीड और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जो भी इस हत्याकांड में शामिल होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस हत्याकांड में आरोपी चाची अंजलि को कोर्ट में कल पेशी किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया। 2 दिन के रिमांड पर आरोपी चाची को भेज दिया गया। जस हत्याकांड में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और लगातार पुलिस का ये भी कहना है कि जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन के रिमांड पर आरोपी चाची अंजलि को कोर्ट में कल पेश किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने फूड एंड सप्लाई विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि यमुनानगर के विभिन्न राशन डिपो पर अनाज की सप्लाई के लिए सरकार ने टेंडर के माध्यम से प्रवीण कुमार नाम के ठेका अलर्ट किया है, जहां प्रवीण कुमार ने विजिलेंस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर रजनीकांत से बिल वेरिफिकेशन के लिए उनसे 20,000 रुपए की मांग की थी। वही रिश्वत देकर काम नहीं करवाना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने विजिलेंस में शिकायत दी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी सब इंस्पेक्टर रजनीकांत को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि 20,000 की रिश्वत मांगी थी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें आपको कि जहां एक सरफिरे मनचले ने परीक्षा देने गई 10वीं कक्षा की छात्रा पर एसिड फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब छात्रा के भाई ने मनचले का विरोध किया तो इस सरफिरे ने पीड़िता के भाई को दनादन चाकू वार करके घायल कर दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मनचला आए दिन लड़की से छेड़छाड़ करता था। इतना ही नहीं, लड़की के मना करने पर मनचले ने लड़की को परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी। वहीं पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुरुक्षेत्र से दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई है, जहां 10वीं की छात्रा पर एक मनचले सरफिरे ने एसिड अटैक कर दिया, जहां उसका विरोध करने पर
पीड़िता के भाई को भी उसने चाकू से उसके ऊपर कई वार किए। ये मेरी बेटी है, वो भतीजी है। तो आज ये एग्ज़ाम था इसका, ये एग्ज़ाम देने के लिए गई हुई थी। तो पहले तो इस लड़के ने धमकी दी है, स्कूल में धमकी भेजी है, तेरे माँ बाप को मार देंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम देकर वापस आ रही थी अपने भाई के साथ। तो इससे लड़का, जो लड़का था, उस लड़के ने आके तेजाब फेंका लड़की के पैरों के ऊपर और चाकू से वार किया है भाई के ऊपर। तो वार किया है। काफ़ी टाइम से ये परेशान कर रहा था, हमने इनको समझाया। नहीं। रादौर में शातिर चोरों ने JMIT कॉलेज में स्थित PNB बैंक की शाखा के ATM से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। बता दें कि कार सवार 3 अज्ञात चोर बैंक के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसके बाद उन्होंने बैंक परिसर में लगी कुछ लाइटों को भी तोड़ डाला। वहीं शातिर चोरों ने ATM के शटर का ताला भी तोड़ा और गैस कटर की मदद से ATM में रखी 9 लाख रुपए से अधिक की राशि पर चंद मिनटों में ही हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। गैस कटर के कारण ATM में आग भी लग गई, जिसे देखकर कॉलेज में सुरक्षा कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इनकी सूचना बैंक प्रबंधन और पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बैंक कर्मचारी और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रात को मेरे पास 3:20 पे कॉल आई है सिक्योरिटी से। तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको आपके ATM में ना कोई हिट कर रहा है। तो मैंने और उन्होंने कहा भी आप ना अपने बैंक में पहुंचो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो मैंने, मेरा स्टाफ यहाँ पे रहता है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। वो स्टाफ यहाँ पे पहले आ गया था, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। तो पुलिस पहले आई हुई थी यहाँ पे। उन्होंने देखा, फिर यहाँ पे ATM सारा, उन्होंने ATM से कैश निकाला हुआ था सारा कैश था जी 9,55,100। कैसे लगे सर ये? बस ये तो सर उन्होंने जैसे मशीन को काटा है, उन्होंने गैस कटर से काटा है। हाँ। करनाल में लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें आपको कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसों का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। वहीं CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल किया जा रहा है और SHO थाने शहर कमलदीप सिंह राणा ने जल्द ही गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया है। 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जहां करनाल में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला थी जिसकी वैगनर गाड़ी यहीं पार्क थी और उसकी बेटी उसको अपनी मदर को यहाँ छोड़ के और वो अंदर बाजार में चली गई थी और उसका मदर उसकी यहाँ बैठी हुई थी ड्राइवर के साइड वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे। तो एक बीच लगभग उम्र उसकी 30-35 साल ऐसा व्यक्ति आया, उसने उसको नॉक किया। उसने कहा आंटी आपके पैसे गिरे हुए नीचे। तो उसने मना कर दिया, भाई मेरे पैसे नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का आया, उसने बोला आंटी आपके ही पैसे गिरे हैं। 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट, 14-15 नोट। तो वो उनको अपना बैग, जो अपना उसका बैग था, उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो तब तक उसका बैग गायब था यहाँ से। दोनों इकट्ठे थे। हाँ। तो उनकी बेटी ना कोई सामान लेने आई थी इधर। हाँ। तो उनकी माता जी थोड़ी सी मतलब काफी एज थे। हाँ। तो उनके आगे ना किसी ने आके 8-10 नोट गिर दिए, 10-10 के। हाँ। तो मैंने कहा आपके पैसे गिरे हुए हैं। वो कहती है नहीं बेटे मेरे नहीं है। हाँ। कहता नहीं आंटी आपके ही है, मैं तो वैसे ही रुकी आपको बताने के लिए। हाँ। उसने सोचा भी चल मेरे ही होंगे, भी भलाई कर रहा है मेरी। वो नीचे जो झुकी उठाने के लिए, बस वो भारी भी थे थोड़े। एकदम अब आम आदमी को अलर्ट हो जाता है, वो भारी थे। वो थोड़ा ऐसे करने लगे, उठाने लगे। इतनी देर में साफ बैग लेके।
दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में आजादी के अमृत महोत्सव पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. अग्रवाल की ओर से लिखी गई पुस्तक भारत की आजादी में क्रांतिकारियों की शहादत का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं बता दें, न्यायमूर्ति आदर्श गोयल और कार्यक्रम अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिंधु भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. अग्रवाल की ओर से लिखी गई पुस्तक भारत की आजादी में क्रांतिकारियों की शहादत का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और देश की आजादी के लिए लड़े क्रांतिकारियों को याद किया। वहीं लोगों को वीर सपूतों के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने पूर्व न्यायाधीश एस.एन. अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक की अहमियत के बारे में भी बताया और साथ ही कहा कि ये पुस्तक एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से आजादी मिलने का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसी समय में ये 2 खंड की पुस्तक जस्टिस एस.एन. अग्रवाल जी द्वारा रचित, जिसके पीछे अगर जस्टिस आदर्श गोयल जी की एक भाई जैसा मदद ना रहता, प्रोत्साहन ना रहता, शायद एक किताब आज इस रूप में ना आ पाता। इसलिए मैं जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस गोयल और विशेष करके भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को, इसको पुस्तक कहना भी सीमित हो जाएगा, इस ऐतिहासिक दस्तावेज को दुनिया के सामने 21वीं सदी में रखने के लिए। वहीं एस.एन. अग्रवाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर ये पुस्तक लिखी। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि लोगों को जानकारी मिल सके कि हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने किस तरह देश के लिए कुर्बानी दी। एस.एन. अग्रवाल ने कहा कि वीरों ने देश को आजाद कराया, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है देश को संभालना। इसलिए हर नागरिक को वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य यही है भी अपन दे जो नागरिक है साडे देश दे, उन्होंने जागृति होवे कि साडे क्रांतिकारियों ने देश वास्ते जाना कुर्बान करतियां। साडे देश विच पैट्रियोटिज्म आना चाहिए, देशभक्ति। देशभक्ति के बिना हम लोग लूटते हैं, मार कटाई हो जाती है, चोरी हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। देश प्यार सबसे पहले, पैट्रियोटिज्म। मेरी ये 11वीं किताब है, मेरी 11th बुक्स है। बस ज़्यादा ज्ञान तो ये कह लो भी, क्योंकि वो जो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव करा, उससे फिर मेरे को जागृति आई कि मैं ये किताब लिखूं। लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँ भी जो इन देशभक्त हैं, इन कुर्बानी जो करी शहीदों, इनसे सीखें, देश के लिए कुछ करें। वो आज़ाद तो करवा गए, लेकिन हम आज़ाद देश में हम क्या कर रहे हैं। वहीं इस पुस्तक विमोचन समारोह में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। छात्रों ने भी वीरों के बारे में जानकारी ली। आज हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान सर जी आए थे, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, और उन्होंने ना कि हमें सारी चीज़ें बताई, बट उन्होंने एक जो भी देश को और जो भी हमारी तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आप कह सकते हो, या फिर जो भी तमाम भारत की, या वो बच्चे हो या फिर वो तमाम देशवासियों, उन्होंने जिस तरीके से हमें एक बढ़ावा दिया है एक क्रांतिकारी बुक को लाते हुए, उसे हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी पूरे देश में छा जाना है। और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही द्वारा नहीं, बल्कि अगर जोशी सर ने अगर कुछ बातें लिखी हैं तो वो पूरे देश में एक हमारे हम जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हमारे जैसे और 10 लोग पढ़ते हैं और ये देश आगे बढ़ता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. अग्रवाल की ओर से लिखी गई इस पुस्तक से देश के वीर सपूतों के बारे में आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। इस पुस्तक में वीर बलिदानियों की वीर गाथा का वर्णन है, जो देश के लिए कुछ
कर गुजरने का जज्बा पैदा करती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।